रिकर्शन ट्रीज, चलिए रिकर्शन बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो रिकर्शन आप लोग पढ़ तो ऑलरेडी चुके होंगे। रिकर्शन किसको कहते हैं? पहले आप एक एग्जाम्पल देखिए। तो सही समझ में आ गया। फैक्टोरियल जानते हैं आप लोग? आई होप सभी लोगों को मालूम होगा यस सर। फैक्टोरियल को आप कैसे डिफाइन करते हैं? फैक्टोरियल ऑफ एन is defined like this: 1 into 2 into 3 into so on up to n। इस तरह से आपका फैक्टोरियल जो है वो डिफाइन होता है कि आप 1 से लेकर n तक सब नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो फैक्टोरियल आपको मिल जाता है। आप इसको चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, तो आप उसका ऑर्डर रिवर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से आप चलते जाएंगे, n तक पहुंचेंगे। ठीक है, वी कैन कन्वर्ट दिस फैक्टोरियल। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास फैक्टोरियल ये वो n है, दिस इज n। ठीक है, n से लेके आप 1 तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो n फैक्टोरियल कहलाता है। इफ़ यू मल्टीप्लाई फ्रॉम n माइनस 1 इंटू अप टू 1, तो ये कितने का फैक्टोरियल बन जाएगा? दिस विल बिकम n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। इजंट इट? ये चीज़ आप लोगों को करनी समझ आई तो पहले इसको क्लियर कर लीजिए। मैंने लिखा है फैक्टोरियल n इज डिफाइंड लाइक दिस: 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n। ठीक है, n तक आपने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। आप इसे रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड अप टू 1 तक आप इसे जाएंगे। अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, n से लेके 1 तक आपने सब नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। वी कैन ऑल्टरनेटली वी कैन राइट इट लाइक दिस: n को हमने अलग कर दिया और n माइनस 1 से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन जो है वी कैन कॉल इट फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। तो आपके पास जो फैक्टोरियल n था उसको आपने फैक्टोरियल n माइनस 1 के टर्म्स में डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन जो है इस हिसाब से आसान हो गई। यू नीड टू मल्टीप्लाई ओनली 2 नंबर्स। आपको n को मल्टीप्लाई करना है और फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आप अगर एफ एन माइनस 1 को निकालना चाहें, इफ यू एक्सपेंड एफ एन माइनस 1, जो फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 है, इसको अगर आप लिखें तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस: n माइनस 1
जो जिस नंबर का आप फैक्टोरियल निकाल रहे हैं वहां से लेकर आपको 1 तक मल्टीप्लाई करना होता है, n-2 इंटू एंड सो ऑन अप टू ये 1 तक आप आ जाएंगे, बल्कि 2 को भी लिख दी ताकि आपको मालूम रहे। इस तरह से आपने से fn-1 को एक्सपेंड कर दिया। दिस कैन अगेन बी रिटन लाइक दिस, इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, n-1 को अलग कर लें और बाकी नंबर्स को जो है वो अलग कर दें। सो दिस कैन बी रिटन लाइक n-1 इंटू, यू कैन कॉल इट फैक्टोरियल ऑफ n-2। तो fn-1 को आप जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, n-1 into factorial of n-2. Similarly, if you are writing factorial of n-2, then it can again be written in terms of next lower order. Fn can be written like this, n into factorial of n-1, and factorial of n-1 can be calculated using n-1 into factorial of n-2. ठीक है, ऐसे आप n-2 का लिख सकते हैं। If you want to write factorial of n-2, it can be written like this, ये आपका हो जाएगा n-2 into factorial of n-3। ठीक है, तो ये factorial of n-2 कैलकुलेट कर लिया। तो you can go up to 2। 1 का फैक्टोरियल जो है बेसिकली हम एज्यूम करते हैं कि हाँ ये इतना होता है। ये मैंने आपको लिंक भेजता हूँ जैम बोर्ड की, ये एक्चुअली इंटरेक्टिव जैम बोर्ड है। अगर आप भी टाइप कर सकते हैं स्क्रीन पर देन दिस इज़ यूजफुल। अदरवाइज आप मोबाइल से एक्सेस करें तो आप कर पाएंगे, लेकिन हाथ से इतने अच्छे से टाइप नहीं हो पाता है, यानी आप हैंड राइटिंग में नहीं लिख सकते। मैं तो पेन यूज़ कर रहा हूँ, स्पेशल पेन, तो इसलिए आसानी से लिख लेता हूँ। तो यू मे राइट, अगर मैं आपसे कोई सवाल करूँ तो आप उसका जवाब दे सकते हैं उस पर जैम बोर्ड पर, बट उसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ऐसा बखाल से तो नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं उसे, उसका इशू जो है वो हो सकता है परमिशन का प्रॉब्लम हो ओपन करने में। दिस इज एक्चुअली इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई टच सेंसिटिव पेन है तो आप स्क्रीन पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी तो आप देख लिए। सो दिस इज fn-2। fn-2 को हमने लिख लिया। इस तरह आप इसे कम करते चले हैं। fn से आपने fn-1 निकाला, फिर fn-2 निकाला, फिर fn-3 अप टू 2। तो यहाँ पर आप कुछ बेस कंडीशंस मानते हैं। ऐसा नहीं कि आप हमेशा निकालते चलेंगे। इफ यू वांट टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ 1 देन यू हैव टू राइट 1 into फैक्टोरियल ऑफ 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास assumption आती है, अगर आप फैक्टोरियल ऑफ 1 निकालें, फैक्टोरियल ऑफ 1 इज कॉल्ड 1 एंड फैक्टोरियल ऑफ 0 इज कॉल्ड 1। ये आपकी कहलाती है बेस कंडीशन। इसके आगे आप, इसके बियॉन्ड आपका फॉर्मूला जो ऊपर से आप लेके आ रहे हैं रिकर्सिव फॉर्मूला, इट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो ये आपकी बेस कंडीशन कहलाती है, बेस कंडीशन। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस। आप F1 और F0 इनको दो को बेस कंडीशन मानते हो। वैसे आप F0 को भी मान सकते हैं, सिर्फ F1 कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम F0। ठीक है, लेकिन F1 को भी आप एज्यूम कर लीजिए, F0 इज 1 एंड F1 इज 1। ठीक है, ये आपके पास दो बेसिक कंडीशन, वैसे एक्चुअली एक ही है, आप सिर्फ F0 से भी काम चला सकते हैं, लेकिन आप दोनों को एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, F0 और F1 दीज आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड। इनको आप आगे F0 F-1 उन टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। सो इस काइंड का फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, इस तरह का फॉर्मूला विच इज expressed in terms of lower order formula,
You are expressing fn in terms of fn minus 1. fn minus 1 is expressed in terms of fn minus 2. ठीक है, fn minus 2 is expressed in terms of fn minus 3 and so on. ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड रिकर्सिव फार्मूला. ये आपके फार्मूला जो है वो रिकर्सिव फार्मूला कहलाते हैं. तो इन मैनी सिचुएशंस ये आपके सॉल्यूशन को बहुत आसान बना देते हैं. ठीक है, आप यहाँ पर देखें फैक्टोरियल का जो आपका प्रोग्राम है वो कितना आसान हो गया है. आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट करना है, आपको अगर फैक्टोरियल 5 निकालना है, यू कैन राइट 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4. बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको फैक्टोरियल ऑफ 4 मालूम होना चाहिए. अगर नहीं मालूम है देन यू नीड टू कैलकुलेट इट अगेन. ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 4 जो है फैक्टोरियल ऑफ 3 के टर्म्स में आ जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 3 फैक्टोरियल ऑफ 2 के टर्म्स में आ जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 2 जो है फैक्टोरियल ऑफ 1 के टर्म्स में आ जाएगा. और 1 पे हमने बेस कंडीशन लगा रखी, सो वी विल रिटर्न फ्रॉम देयर. आप अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से देखें, सो इफ यू आर कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल ऑफ 5, ठीक है, आप फैक्टोरियल ऑफ 5 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सपोज, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ 4. फैक्टोरियल ऑफ 4 कैसे लिख सकते हैं हम, दिस कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल ऑफ 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3. Factorial of 3 can be expressed 3 into factorial of 2. Factorial of 2 can be expressed as 2 into factorial of 1. ठीक है, अभी आपकी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हुई, अभी आपने अपनी कैलकुलेशन को एक्चुअली होल्ड पे डाल रखा है. फैक्टोरियल ऑफ 5 कैलकुलेट करने के लिए आपको फैक्टोरियल ऑफ 4 चाहिए था, फैक्टोरियल ऑफ 4 के लिए आपको फैक्टोरियल ऑफ 3 चाहिए था, 3 के लिए 2 चाहिए था, 2 के लिए 1 चाहिए था. 1 इज फिक्स्ड. ठीक है, आप चाहें तो 1 को भी लेके जा सकते हैं नीचे, लेकिन हम 1 को लेके नीचे नहीं जा रहे हैं, फैक्टोरियल ऑफ 1 से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1. यहाँ से इसने कैलकुलेट करके रिटर्न किया फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1. इसके आगे अगर आपका फर्दर एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इसको रिकर्सिव फॉर्मूले के फॉर्म में, तो इसे हमें और आगे जाने की जरूरत पड़ती है. बट F1 इज द बेस कंडीशन, F1 is written as 1. ठीक है, F1 के आगे आपको नहीं जाना है. Now this F2 can be calculated. अब F2 कितना हो जाएगा, 2 into 1. पहले वैल्यू नहीं थी इसलिए कैलकुलेट नहीं हुआ था. Now F2 can be calculated. तो F1 ने वैल्यू ऊपर भेजी कितनी, 1. ठीक है, अभी यहाँ पर आपके पास एक्चुअली 1 आ गया है. ठीक है, अब 2 into 1 हुआ, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई, F2 की वैल्यू आ गई 2. मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में वैल्यू को लिखा है. ठीक, या ऐसे कर दे रहा हूँ मैं. ठीक है, वैल्यू कितनी हो गई, F2 की वैल्यू 2 हो गई. अब F2 जो है आपका फंक्शन है, ऊपर भेजेगा वैल्यू, यहाँ पर भी कैलकुलेट नहीं हो पाता, तो ये कितना हो जाएगा 3 into 2, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 6. कितनी वैल्यू कैलकुलेट हुई F3 की, F3 की वैल्यू कैलकुलेट हुई 6. अब आप F4 पे आए, F4 की कितनी हो जाएगी, 4 into 6. ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 24. 24. अब आपको F4 की मालूम है तो आप F5 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यू विल मेक इट 5 into 24, so this will become 120. ठीक है, ये इस तरह से आपका रिकर्सिव फंक्शंस जो है वो, या रिकर्शन जो है वो काम करता है. वी आर कंसीडरिंग रिकर्शन. ठीक है, ये हमारे रिकर्शन का मेथड है, किस तरह से रिकर्शन में हमारे ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं. आपको F5 निकालना है, F5 इज रिप्रेजेंटेड इन रिकर्सिव टर्म्स. ठीक है, तो F5 कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ F4. ठीक है, आप जब F4 पर आएंगे, एक्चुअली F4 की आपको वैल्यू नहीं मालूम है, आपने F4 के टर्म्स में कर दिया. F4 पे जाएंगे तो F4 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा. F4 कैन बी सॉल्व लाइक दिस, 4 into F3. F3 की भी वैल्यू आपको नहीं मालूम है, F3 को सॉल्व करेंगे, F3 को लिख सकते हैं, यू कैन राइट 3 into F2. F2 की वैल्यू भी आपको नहीं मालूम है, देन यू विल राइट F2 को 2 into F1. F1 इज ऑलरेडी डिफाइंड, F1 इज 1, सो इट विल रिटर्न 1. फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे F2 को, तो F2 विल बिकम 2. फिर आप F3 को कैलकुलेट करेंगे, जब आपको F2 की वैल्यू मिल जाएगी 3 into 2, सो इट विल बिकम 6. जब F3 कैलकुलेट हो जाए, देन यू विल कैलकुलेट F4, देन यू विल कैलकुलेट F5. सो इन दिस मैनर वी आर कैलकुलेटिंग
रिकर्सिव फंक्शंस। ये हमारा मेथड जो है वो रिकर्शन कहलाता है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज रिकर्सिव डेफिनेशन। आपने फंक्शन फैक्टोरियल को रिकर्सिवली कैलकुलेट किया है। तो आप अगर यहाँ पर ये कैलकुलेट करें कि आपके फंक्शंस कितने बार कॉल हो रहे हैं, तो आपने पहले F5 को कॉल किया है, ठीक है, F5 को कॉल किया है, फिर आपने F4 को कॉल किया, फिर आपने F3 को कॉल किया, फिर आपने F2 को कॉल किया, फिर आपने F1 को कॉल किया। तो यू हैव कॉल्ड 5 फंक्शंस। आपने 5 फंक्शंस को कॉल किया है। जब फंक्शन कॉल करते हैं ना, माइक अपने बॉडी को किसी भी चीज की आदत लगने के लिए 21 डेज लगते हैं। सपोज किसने ऑन किया माइक? बंद अलार्म लगा करिए। के रोज उठोगे तो 20 सेकंड के अलार्म नहीं भी बजेगा तो भी उठ जाओगे। माइंड का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, बॉडी अपने हिसाब से चलती है। इसके साथ भी वही हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास रिकर्शन की हेल्प से फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर आ गया। सो यू आर हैविंग फैक्टोरियल ऑफ 5 एज 120। फिबोनाची सीरीज पढ़ी आपने? डिफाइन करिए 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। ये इन्होंने सीरीज डिफाइन की। जरा देख के बताइए इसमें क्या रिलेशन है इनमें आपस में, जो इसकी टर्म्स हैं। सर ये फर्स्ट 2 नंबर्स के एडिशन होता है। फर्स्ट 2 नंबर का एडिशन होता है। यस, फर्स्ट 2 नंबर नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि हर टर्म जो है प्रीवियस 2 टर्म्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि हर टर्म, यानी वी कैन डिफाइन द टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज से, एक्चुअली ये एक नेम है। इटली में जो है वो चा, जैसे आपने नाम सुना होगा लियोनार्डो दा विंची, तो वो इस तरह का यहाँ पर चा साउंड निकलता है फिबोनाची सीरीज। ठीक है, इसमें आप टर्म्स अगर कैलकुलेट करें, तो दिस इज फर्स्ट टर्म। ये आपकी बेस कंडीशंस है या बेस टर्म्स आप इनको कह सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बेस कंडीशन क्या है? बेस कंडीशन हम करें कि हमारे पास टर्म 1 जो है वो 1 है, और टर्म 2 जो है वो 2 है। सॉरी, टर्म 1 जो है वो 0 है, और टर्म 2 जो है वो 1 है। ठीक है, जो हमारा टर्म 1 है उसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। और जो सेकंड टर्म है, टर्म 2 का मतलब सेकंड टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म ऑफ द सीरीज, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सो देयर आर एन नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। सो फर्स्ट टर्म कितना है? ये हमारा एजम्पशन है कि दिस इज 0। सेकंड टर्म कितना है? ये भी एजम्पशन है कि ये हमारा 1 है ना। थर्ड टर्म ऑनवर्ड कैन बी कैलकुलेटेड। इनको अगर हम कहें कि दिस इज T1, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा T2 है। ठीक है, so from T3 onward we can calculate using this formula, T3 equals to T2 plus T1। ये इसका फॉर्मूला है कि टर्म 3 जो है वो
टर्म 2 और टर्म 1 के सम के बराबर होगा। ये तो हार्ड कोडेड लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आप कहेंगे अगर T4 का कैलकुलेट करना हो, T4 कितना हो जाएगा? सो T4 विल बिकम T3 प्लस T2। T5 कितना हो जाएगा? T4 plus T2। So we can define Tn कितना हो जाएगा? Tn equals to Tn minus 2. Tn minus 1 plus Tn minus 2। ठीक है, ये आपका nth टर्म आपने कैलकुलेट कर लिया कि उसका nth टर्म आपकी सीरीज का क्या होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फिबोनाची सीरीज। ये आपका रिकर्सिव फॉर्मूला बन गया। रिकर्सिव किस वजह से हो गया? यू कैन एक्सप्रेस Tn, ठीक है, जो आपका Tn है, आप किसी भी टर्म को उसके पिछले वाले टर्म्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहां पर फैक्टोरियल में आपका सिर्फ एक टर्म के ऊपर डिपेंडेंट था, यू वर राइटिंग Tn या Fn इक्वल्स टू n इंटू Fn माइनस 1। यहाँ पर दो टर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एडिशन इन्वॉल्व है। सो यू आर राइटिंग Tn इक्वल्स टू Tn माइनस 1 प्लस Tn माइनस 2, ठीक है। यानी आप n की वैल्यू कुछ भी रख दें, अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर 1 रख देते हैं तो ये फिर आपका फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका कब काम करेगा? फॉर n इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लिख ली, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के ऊपर काम करेगा, क्योंकि आप यहाँ पर n माइनस 2 कर रहे हैं तो 2 पर भी नहीं आप इसे यूज कर सकते हैं। सो दिस विल वर्क फॉर n ग्रेटर देन 3। n की वैल्यू अगर आप 3 से ऊपर रखते हैं तो आपका फॉर्मूला जो है वैलिड होगा, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 और 2 के लिए तो ऑलरेडी आपने अजम्पशन ले रखा है, दिस इज n इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। n इक्वल्स टू 2, इसके लिए वैल्यू कितनी है? 2 है। तो आप अगर फिबोनाची सीरीज का टर्म 1 कैलकुलेट करना चाहते हैं, यू विल रिटर्न 0। अगर आप टर्म 2 कैलकुलेट रिटर्न करना चाहते हैं, यू विल रिटर्न 1, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से रिटर्न करेंगे। कहीं कहीं पे इसको जो है वो बजाय 0 से स्टार्ट करने के 1 से भी स्टार्ट करके लिख देते हैं, तब भी फॉर्मूला आपका वैलिड ही रहेगा। बल्कि आप 1 2 3 से भी स्टार्ट कर दें तब भी वैलिड, लेकिन जो ओरिजिनल सीरीज है जो इन्होंने फिबोनाची ने आइडेंटिफाई की थी, वो यहाँ से उन्होंने 0 से स्टार्ट किया था कि f जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 0, ठीक है, सेकेंड टर्म 1, उसके बाद इन्होंने कैलकुलेशन स्टार्ट करी। सो दिस इज द कैलकुलेशन। तो दिस फॉर्मूला इज अगेन रिकर्सिव फॉर्मूला। तो आपको रिकर्सिव फॉर्मूला समझ आ रहा है? रिकर्शन क्या है? अगर हम कोई कैलकुलेशन इस तरह की परफॉर्म कर रहे हैं, दैट कैलकुलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रीवियस टर्म्स, ठीक है। जो आपके ऑलरेडी कैलकुलेटेड टर्म्स हैं, अगर आप उसके टर्म्स में कैलकुलेट कर लें, देन दैट सीरीज और दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड रिकर्सिव फॉर्मूला, ठीक है। एंड द प्रोसेस और द सॉल्यूशन इज कॉल्ड रिकर्सन, ठीक है। ये आपका रिकर्सन कहलाएगा और फॉर्मूला आपका रिकर्सिव फॉर्मूला कहलाता है। और भी इसके अलावा आप जो है वो सीरीज ढूंढ सकते हैं, यहाँ पर आपका रिकर्शन जो है वो यूज होता है। अब यहाँ पर जो आपने पिछले टर्म पे स्टैक पढ़ा था, मैंने आपको स्टैक की एप्लीकेशन के बारे में बताया था कि आप फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। स्टैक के बारे में मैंने क्या बताया था कि आप फंक्शन कॉल करते हैं, एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं आप लोग? यस सर। Yes, sir. माइक्रो प्रोसेसर में आपने पढ़ा होगा कि आपके पास एक सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से रजिस्टर पढ़े हैं आपने? बताइए जरा नाम। माइक्रो प्रोसेसर के जो रजिस्टर्स होते हैं, Sir, flag register होता है एक। आपने सबसे लास्ट वाले रजिस्टर से शुरू किया। सर, फ्लैग पे जब B register कैलकुलेशन हो होता जाएगी है। तब शुरू होंगे। सबसे पहले आप कहते हैं एक्यूमुलेटर होता है, यस सर। ठीक है, सब रिप्रेजेंटेड बाय BC पेयर ए। होता है, आपके पास BC पेयर होता है, DE आपके पास पेयर होता है DE पेयर होता है, एंड HL आपके पेयर। पास HL पेयर होता है, आपके पास PC होता है, प्रोग्राम काउंटर, आपके पास SP होता है, स्टैक पॉइंटर, और आप मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें M से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। सो दीज आर रजिस्टर्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। अब आपके पास रजिस्टर का, आप अगर एक माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, यू आर हैविंग ओनली वन सेट ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। आपके पास एक ही तो रजिस्टर है, एक से मतलब एक सेट ऑफ रजिस्टर है। इफ यू आर
कॉलिंग, सपोज आपने कॉल किया F5, फैक्टोरियल के रेफरेंस में बता रहा हूँ मैं, फैक्टोरियल आप 5 का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो आपकी कैलकुलेशन कहाँ परफॉर्म होगी? एक्यूमुलेटर में परफॉर्म होगी, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. कहाँ कैलकुलेशन आप परफॉर्म करेंगे? जो भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं कहाँ परफॉर्म होती है? दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड इन एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो आपके एक्यूमुलेटर रजिस्टर में सारी कैलकुलेशन जो है परफॉर्म होती है, और आपके पास जो वैल्यूज हैं वो इनमें होंगी। या तो आप इसको हाफ रजिस्टर के तौर पे यूज कर रहे हो तो बी और सी को अलग अलग यूज कर सकते हैं, या डी और ई को अलग अलग यूज कर सकते हैं, एच एल को भी अलग यूज कर सकते हैं, या पेयर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आप इसमें से रजिस्टर को यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्यूमुलेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने एक्यूमुलेटर में स्टोर किया, क्या है आपके पास एक्यूमुलेटर में? यू हैव स्टोर्ड 5, ठीक है। उसके बाद आपने से फंक्शन को कॉल किया 5 इंटू F4 के लिए, यू हैव टू कॉल दिस। मैं कह रहा हूँ आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे फंक्शन F5 फैक्टोरियल F5 को, तो इस तरह से कैलकुलेट होगा 5 इंटू F4। इसके लिए आपने बनाया फंक्शन, ठीक है। आप फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शंस आपने पढ़े हैं सी में, इसमें माइक्रो प्रोसेसर में भी आपने पढ़े होंगे, सब रूटीन्स कहलाते हैं। कॉल इंस्ट्रक्शन पढ़ा है आपने माइक्रो प्रोसेसर में? जल्दी बताइए। यस सर, कॉल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कॉल इंस्ट्रक्शन का क्या क्या होता है कि आप इसको कॉल को 16 बिट एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, 16 बिट 8085 की बात हो रही है हमारी, ठीक है। सो यू आर प्रोवाइडिंग 16 बिट एड्रेस, तो आपने इसको 16 बिट का एड्रेस प्रोवाइड किया। तो आप जब कॉल करते हैं तो कंपाइलर जो आपका प्रोसेसर है वो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जंप कर जाता है, और फिर वहां से कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता है, वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। आप कहीं पर भी हैं, आपका एक प्रोग्राम जो है कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। अब आपने एक सब रूटीन को या फंक्शन को कॉल किया, सो यू विल जंप टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। सपोज आपका सब रूटीन जो है वो यहाँ पर स्टोर है, सब रूटीन को हम यहाँ पर सी के टर्म्स में फंक्शन कहेंगे, ठीक है। आपके पास फंक्शन जो है वो यहाँ पर स्टोर है। अब फंक्शन में आप जब जंप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर पहुंच गए। अब आपने बाकी सब कैलकुलेशन स्टार्ट करना, सबसे पहले जो कैलकुलेशन स्टार्ट होगी वो किस में जाएगी? वो अगेन एक्यूमुलेटर में परफॉर्म होगी, ठीक है। जो आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज जो कॉलिंग फंक्शन था अभी उसने कोई कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं करी, ठीक है, लेकिन वो भी कैलकुलेशन स्टार्ट करेगी। जैसे आप करें कि आपके पास फंक्शन है F5, ठीक है, F5 का मतलब फैक्टोरियल 5। आपने यहाँ पर फंक्शन कैलकुलेट किया तो उसने क्या किया? एक्यूमुलेटर में 5 स्टोर किया और F4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज F4 जो है किसी रजिस्टर में स्टोर किया हुआ है, सपोज BC पेयर में स्टोर है, ठीक है। अब आप जब F4 को कैलकुलेट करते हैं तो अब F4 कैसे कैलकुलेट होगा? F4 के लिए आपको दोबारा से फंक्शन कॉल करनी, सो विल जंप बैक टू द फंक्शन। अब आपके पास ऑलरेडी एक्यूमुलेटर में एक वैल्यू है, अगर आप फंक्शन को दोबारा से कॉल करते हैं व्हाट विल हैपन? सब लोग जरा ध्यान से सुनिए, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। व्हेन यू हैव कॉल्ड अ फंक्शन यू आर यूजिंग वन सेट ऑफ रजिस्टर पेयर्स, ठीक है। आप सारे रजिस्टर या रजिस्टर पेयर जो है वो यूज कर रहे हैं, बट दिस इज रिकर्सिव फंक्शन। जब आप रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन अपने आप को ही दोबारा से कॉल कर रहा है। F5 ने F4 को कॉल कर लिया। इफ F4 इज कॉल्ड व्हाट विल हैपन देन? यू हैव ओनली वन पेयर ऑफ रजिस्टर्स A B C D E, जो भी आपके पास HL पेयर है सब एक ही पेयर, एक ही कॉपी है सबकी। आप अगर दोबारा फंक्शन कॉल करते हैं तो वेयर ऑल दिस कैलकुलेशन विल बी परफॉर्म्ड व्हेन यू आर कॉलिंग फॉर F4। जब आप F4 के लिए कॉल करें तो ये सारी कैलकुलेशन कहाँ पर परफॉर्म होंगी? सर एक्यूमुलेटर में। इसमें एक्यूमुलेटर में ही परफॉर्म होंगी, लेकिन अगर आप एक्यूमुलेटर में परफॉर्म करते हैं तो जो पिछला कंटेंट था उसका वो ओवरराइट हो जाएगा। काउंटर में सर। पॉइंटर में कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म होगी? ऑल द कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड इन द एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है। जो आपके पास एक्यूमुलेटर है सारी की सारी कैलकुलेशन वहां पर परफॉर्म होती है। सो व्हाट विल हैपन? हियर कम्स स्टैक फॉर योर रेस्क्यू। यहाँ पर आपके हेल्प के लिए स्टैक्स आते हैं। व्हेन यू हैव कॉल्ड अ फंक्शन देन स्टेटस ऑफ ऑल द रजिस्टर्स इज स्टोर्ड इन द स्टैक, यानी आप हर रजिस्टर की वैल्यू जो है वो स्टैक में स्टोर कर देते हैं। उससे पूरा जो स्टैक रजिस्टर के कंटेंट्स हैं, ठीक है, स्टेटस ऑफ रजिस्टर्स भी कह सकते हैं। ऑल द रजिस्टर्स आर स्टोर्ड इन द स्टैक।
तो आपने जो भी वैल्यू थी वो सब आप स्टैक पे स्टोर कर देते हैं। ये सपोज आपके पास स्टैक है, ठीक है, ये आपका स्टैक है। यहाँ पर आपने सबको स्टोर कर दिया, ए को स्टोर कर दिया, बी सी को स्टोर कर दिया, एच एल को स्टोर कर दिया, डी ई को स्टोर कर दिया, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर को आपने स्टोर कर दिया। स्टैक पॉइंटर तो ये सब काम कर ही रहा है। स्टैक पॉइंटर पहले जब आपका स्टैक एम्प्टी था तो इट वाज हियर स्टैक पॉइंटर। जब आप इतने सारी रजिस्टर्स उसमें स्टोर कर दिए तो स्टैक पॉइंटर आपका मूव करके यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आप जब किसी दूसरे फंक्शन यानी कि F4, पहले इनिशियली यू वर इन F5, अब आप F4 में गए तो क्या किया प्रोसेसर ने, सबसे पहले सारे रजिस्टर्स की कॉपी जो है वो स्टैक पे स्टोर कर दिए। नाउ ऑल द रजिस्टर्स कैन बी यूज्ड। अब आप सारे रजिस्टर्स को फिर से यूज कर सकते हैं। तो जब आप F4 के लिए फंक्शन को कॉल करेंगे तो F4 भी उन्हीं सारे रजिस्टर्स का यूज करेगा। F4 के लिए भी इसी तरह से कैलकुलेशन लिखी जाएगी, 4 इंटू F3। तो F4 को भी एक्यूमुलेटर चाहिए, F4 को भी BC पेयर चाहिए, जो भी रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट वो सब F4 को भी चाहिए। अब जब F4 ने F3 को कॉल किया, अगेन दीज कॉपीज विल बी स्टोर्ड ऑन द स्टैक। तो स्टैक में एक बार ये कॉपी स्टोर्ड है ऑलरेडी। आप जब दोबारा से फंक्शन कॉल करेंगे, अगेन वन कॉपी ऑफ रजिस्टर्स, इन सभी रजिस्टर्स की एक कॉपी फिर से स्टोर हो जाएगी, ए की, BC की, HL की, DE की। ये सारे रजिस्टर पेयर्स या रजिस्टर जो है वो आपके वापस से स्टैक में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा जब तक आप फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब आप फंक्शन कॉल करते हैं, दिस इज योर ओवरहेड, ठीक है। ये एक्स्ट्रा काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो एक्स्ट्रा काम होता है उसी को हम ओवरहेड कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ओवरहेड व्हेन यू आर कॉलिंग अ फंक्शन। तो जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा काम होता है कि आपके पास जितने भी सेट ऑफ रजिस्टर्स हैं, इन सब सेट ऑफ रजिस्टर्स की वैल्यू आप स्टैक के ऊपर पुश करें, ठीक है। उसे कहते हैं पुश। पुश और पॉप आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। आपके पास दो ऑपरेशन बताए थे आपको। स्टैक में क्या होता है, एक पुश होता है और एक पॉप होता है। पुश में आप क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू जो आपको स्टैक पर पुश करने वो आपने डाल दी। तो यहाँ पर हम सारे रजिस्टर्स की वैल्यू को स्टैक के ऊपर पुश कर देते हैं। ए को भी कर दिया, BC को भी कर दिया, D को भी कर दिया, HL को भी कर दिया, PC को भी कर दिया, ठीक है। ऑल द वैल्यूज आर पुश्ड ऑन टू द स्टैक। सबको पुश कर दिया। फिर आपने दूसरा फंक्शन कॉल किया, इस फंक्शन ने अगेन तीसरे फंक्शन को कॉल किया। तो आप एक बार और पुश फंक्शन कॉल करेंगे और फिर सारी वैल्यूज आप स्टोर कर देंगे। फिर अगर एक बार और कॉल करने की जरूरत पड़ती विल अगेन पुश द वैल्यूज, ठीक है। जैसा मैंने आपको पिछली शीट में देखी, यहाँ पर दिखाया था, आपने F5 को कॉल किया, एक बार आपने पुश कर दिया रजिस्टर पर, उसमें स्टैक में। तो आपके पास स्टैक में जो वैल्यू पुश हुई वो 5 इंटू F4 है, ठीक है। अब जब आपने F4 को कॉल किया, F4 ने अगेन पुश किया, F4 ने पुश किया 4 इंटू F3, ठीक है। F3 ने पुश किया 3 इंटू F2, F2 ने पुश किया 2 इंटू F1। F1 ने फिर कुछ पुश नहीं किया, F1 किसी को कॉल नहीं कराया, तो F1 को किसी को पुश करने की जरूरत नहीं। F1 विल रिटर्न 1, ठीक है। F1 ने आपका 1 रिटर्न किया। F1 1 रिटर्न करेगा तो जब आप F2 पर आएंगे तो F2 क्या करेगा, सारे कंटेंट को पॉप करेगा वापस से। जब पॉप करेगा तो F2 को क्या मिलेगा, 2 इंटू F1 मिलेगा। F1 की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, सो इट विल कैलकुलेट 2 इंटू 1, तो F2 की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। जब F2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, अब आप वापस रिटर्न होंगे, यू विल रीच टू F3। अब F3 अपने रजिस्टर्स को जो है पॉप करेगा। जब ये पॉप करेगा तो उसे मिलेगा 3 इंटू F2, ठीक है। F2 की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है 2, सो इट विल कैलकुलेट टू 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। F3 की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अब F3 रिटर्न करेगा, सो इट विल रीच टू F4। जो कॉलिंग फंक्शन था F3 को F4 ने कॉल किया, तो आप F4 पे पहुंचेंगे। अब F4 अपने रजिस्टर्स को पॉप करेगा स्टैक पर से, सो इट विल टेक 4 इंटू F3, ठीक है। तो इसको 4 इंटू F3 मिल जाएगा। F3 की वैल्यू कितनी है, 6 है, सो इट विल बिकम 24, ठीक है। उसके बाद आप अगेन F4 जो रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न 24 एंड कॉलिंग फंक्शंस का था वो था F5, तो ये F5 के पास पहुंचेगा और 24 की वैल्यू लेके पहुंचेगा। तो F5 अपने रजिस्टर्स को पॉप करेगा, सो स्टैक से पॉप करने पे F5 को क्या मिलेगा, इट विल गेट 5 इंटू F4। F4 की वैल्यू मिल जाएगी। F4 की वैल्यू कितनी, 24, तो 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 120। सो इट विल रिटर्न, इट विल कैलकुलेट टू 120। अब F5 को जिसने कॉल किया होगा, F5 उस फंक्शन को 120 रिटर्न कर देगा, ठीक है। सो इन दिस मैनर फंक्शंस आर कॉल्ड। आपने एक फंक्शन कॉल किया, उसके बाद अगर आप दूसरा फंक्शन कॉल कर लेते हैं
तो जो एक्यूमुलेटर है या जो जितने रजिस्टर्स हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर्स, ऑल दी रजिस्टर्स नीड टू बी स्टोर्ड ऑन दी स्टैक। सारे रजिस्टर्स को आपको स्टैक पे स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था फैक्टोरियल वाला। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कितने बार हमें स्टैक पे पुश करना पड़ा। जब आपने फंक्शन कॉल करना शुरू किया तो पहले आपने एक बार इस लेवल पे पुश किया, यानी F5 ने पुश किया, फिर एक बार F4 ने पुश किया, फिर एक बार F3 ने पुश किया, फिर एक बार F2 ने पुश किया, F1 ने पुश नहीं किया। F1 ने पॉप भी नहीं किया, जब पुश नहीं किया तो पॉप करने की भी जरूरत नहीं। F1 विल रिटर्न सिंपली 1, F1 ने 1 रिटर्न कर दिया। फिर आप F2 पहुंच गए, अब F2 अपने रजिस्टर्स को पॉप करेगा, तो अब F2 पॉप करेगा, फिर F3 पॉप करेगा, फिर F4 पॉप करेगा, फिर F5 पॉप करेगा। तो 4 बार आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, 4 बार आपने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो रिकर्सिव सॉल्यूशंस आर इजियर बट दे आर इनएफिशिएंट इन द सेंस दैट दे विल टेक मोर टाइम। जो आपका विदाउट रिकर्शन अगर आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम ज़्यादा फास्ट होगा एज कम्पेयर टू फंक्शन विद रिकर्शन। लेकिन जो रिकर्सिव प्रोग्राम होगा वो अपने आप में देखने में और समझने में ज़्यादा आसान होगा। ये आपका रिकर्शन फैक्टोरियल के ऊपर था। ये फिबोनाची सीरीज के लिए बताया था मैंने। ये मैं आपको एग्जीक्यूशन बता रहा था कि किस तरह से आपके एग्जीक्यूट होते हैं, सारे रजिस्टर जो है पुश और पॉप होते हैं। तो इस काम को हम कहते हैं ओवरहेड। ये हमारा एक्स्ट्रा काम है जो हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, पुश करना और पॉप करना, ये दो हमारे पास ओवरहेड हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड ओवरहेड। जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ओवरहेड से मतलब एक्स्ट्रा बर्डन, ये आपका ओवरहेड कहलाता है, फंक्शन ओवरहेड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरहेड। जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो ये फंक्शन ओवरहेड हो जाता है कि हमें जब भी फंक्शन आप कॉल करते हैं तो आपको पुश फंक्शन कॉल करना पड़ता है, जब आप फंक्शन से रिटर्न आते हैं तो आपको पॉप फंक्शन कॉल करना पड़ता है। तो ये दोनों एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं जो आपको कॉल करने पड़ते हैं। उनके रीजन क्या है कॉल करने का, कि आपके पास जो रजिस्टर हैं उन रजिस्टर्स की वैल्यू आपकी ओवरराइट ना हो जाए, उस चीज को अवॉइड करने के लिए यू आर पुशिंग दी रजिस्टर वैल्यूज ऑन दी स्टैक, ठीक है। तो जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसे पुश कर देते हैं और जब आप पॉप करते हैं तो वैल्यूज आपको वापस मिल जाती हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से देखिए, जैसे अगर हम फैक्टोरियल का फंक्शन बनाएं, या पूरा प्रोग्राम ही बता देता हूं मैं आपको फैक्टोरियल का, और फिर फिबोनाची सीरीज का आप लोग खुद बनाएगा। हैश इंक्लूड studio.h, और तो उसमें कुछ इंक्लूड करने की जरूरत है नहीं। इंटीजर मेन, ये आपका मेन फंक्शन आ गया। यहाँ पर आपको फंक्शन बनाना है फैक्टोरियल का। तो जो आप फंक्शन बनाते हैं, अगर आप मेन के पहले फंक्शन या तो डिफाइन करते हैं, बट इफ यू हैव नॉट प्लान्ड बिफोर देन यू हैव टू डिफाइन द फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन आप इंटीरियर का वो कैलकुलेट करेंगे, फैक्टोरियल विल गेट इंटीरियर एज रिजल्ट। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इंट, फंक्शन का नाम फैक्ट, इसको आपको आर्गुमेंट सप्लाई करना होगा इंट n। So this is called function prototype. If you have not defined the function and you are declaring function only, then this is called function prototype. तो आपको function का prototype define करना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने function prototype बना दिया। उसके बाद हम इसमें suppose लिख रहे हैं enter a number, आपने कोई नंबर एंटर करवाया, यहाँ पे आप ले लीजिए इंटीरियर x, इसको स्कैन करवा लिए, स्कैन f %d %x, आपने x को स्कैन कर लिया। अब आप इस x का फैक्टोरियल प्रिंट कराना चाह रहे हैं, देन यू विल राइट puts factorial of
परसेंट डी इज परसेंट डी। ठीक है, इसका फैक्टोरियल आपने कैलकुलेट किया है, एक्स का कैलकुलेट किया है, और कितना होगा यहाँ पे आप फंक्शन कॉल को लिख दें फैक्ट ऑफ एक्स। सो दिस विल कैलकुलेट दी फंक्शन रिटर्न 0। हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे कोई एरर हैंडलिंग नहीं किया हमने, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो वी विल रिटर्न 0। यहाँ से हम 0 रिटर्न कर देंगे। तो ये आपका फंक्शन हो गया, ये आपका मेन प्रोग्राम हो गया। ठीक है, आप देखें अगर हम इसका नीचे ही बना दे रहे हैं थोड़ा सा, चलिए ठीक है। अब हम फैक्ट को डिफाइन करें। ठीक है, यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ मैं इसके नीचे इंटीरियर फैक्ट इंट। अब यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आएगा, यहाँ पर आप जो है इसका बॉडी स्टार्ट कर दी फंक्शन की। सो वी आर राइटिंग, अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। आपको क्या बताया था फॉर्मूला फैक्टोरियल का, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन एंड नथिंग एल्स। आपको बस इसके ऊपर चेक लगाना है कि n की वैल्यू कितनी है। इफ n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1, अगर 0 है या 1 है तो आप क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न 1। 0 फैक्टोरियल को भी आप 1 मानते हैं और 1 का फैक्टोरियल जो है वो भी 1 है, तो आप n इक्वल्स टू 0 अगर आता है या 1 आता है तो आप यहाँ से 1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज if it is not the case then what will you return, you will return n into fact of n minus 1 and this is end of the function। ये आपके फंक्शन का कुल मिला के एंड है। ये आपकी बेस कंडीशन है जो मैंने बताया था, इसमें एक बेस कंडीशन होती है। ये आपकी बेस कंडीशन है कि अगर n की वैल्यू 0 है या 1 है तो आप क्या रिटर्न कर रहे हैं, यू आर रिटर्निंग 1। तो इस केस में आप 1 रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पर सेमीकोलन है। उसके बाद अगली लाइन में आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो बेस कंडीशन पर आप हैं, अगर बेस कंडीशन है देन यू आर सिंपली रिटर्निंग n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। ठीक है, दिस इज एंड ऑफ द फैक्टोरियल फंक्शन। ये आपका रिकर्सिव वर्जन जो है वो फैक्टोरियल का है। इसको आप इतने आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ 2 लाइन का फंक्शन है, उसमें भी एक लाइन आपकी जो है वो बेस कंडीशन के लिए कि अगर n की वैल्यू 0 है या 1 है तो आपने 1 रिटर्न करना है, अदरवाइज वी हैव टू रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। एक्चुअली आपने यहाँ पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं किए, आपने आगे बढ़ा दिया है। फैक्टोरियल क्या रिटर्न करवा रहे हैं, यू आर रिटर्निंग n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। तो अगर आप फैक्टोरियल 5 को कॉल करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n4, यानी कि n4 को कॉल कर लेगा। देन n4 विल कॉल n4 विल रिटर्न 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 3, तो वो आपका 4 इंटू f3 रिटर्न कर देगा। फिर 3 को आप कॉल करेंगे तो इट विल रिटर्न 3 इंटू f2, f2 कॉल करेंगे इट विल रिटर्न 2 इंटू f1। फिर f1 पे जब आप पहुंचेंगे यानी फैक्टोरियल 1 पे जब आप पहुंचेंगे तो ये चेक करेगा कि इसकी वैल्यू कितनी 1 है या 0 है। अगर 1 है तो ये 1 रिटर्न कर देगा। इस तरह से आपको रिकर्सिवली फंक्शन कॉल हो जाएगा, आपको सारी कैलकुलेशन होकर मिल जाएगी। सो दीज रिकर्सिव वर्जन्स आर अ लिटिल बिट slower as compared to नॉन रिकर्सिव वर्जन, बट दे आर इजियर टू अंडरस्टैंड। ये आपके देखने में या समझने में ज़्यादा आसान है, इस वजह से हम रिकर्शन को जो है वो यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं कि रिकर्सिव अगर आप सॉल्यूशन बना सकते हैं देन इट इज़ वेरी इजी। आपने मेरे ख्याल से और भी दूसरी इसकी जो है वो यूसेज पढ़े होंगे रिकर्शन की। आप लोगों ने टावर्स ऑफ हनोई पढ़ा है? यस सर। Yes, sir. उसका रिकर्सिव सॉल्यूशन आप देखेंगे तो सिर्फ 4 लाइन का है, और अगर आप नॉन रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाने बैठेंगे तो इट विल बी मच लेंथियर। तो ये आपका एडवांटेज है रिकर्शन का। सो आप जो है एक प्रोग्राम बनाइए, एक तो इसी को बनाइए रिकर्शन वाले को, जैसे फैक्टोरियल के लिए प्रोग्राम बनाइए रिकर्शन का, और दूसरा जो है फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाइए। ठीक है, फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम कैसे बनेगा वो आप देखेंगे कैसे बनाना है। ठीक है, यानी उसमें आप फंक्शन का नाम रख सकते हैं इंट फिबोनाची का, आप सपोज फिब है, यानी आप इस फंक्शन का एजम्पशन ये मान के चलिए अगर आप कॉल करते हैं फिब n,
ठीक है, इसका पर्पस क्या है? इट विल रिटर्न, इट शुड रिटर्न nth टर्म, जो फिबोनाची सीरीज है उसका nth टर्म इसे रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फिब फंक्शन जो है वो इस तरह से काम करेगा। मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूं इसका, बनाएंगे आप लोग खुद ही। ठीक है, क्या होगा, ये इस तरह का फंक्शन बनेगा इंट n, यानी कि आपको nth फिबोनाची सीरीज का नंबर चाहिए, nth टर्म चाहिए। तो व्हाट यू विल चेक, इफ n इक्वल्स टू 1, इक्वल के लिए डबल इक्वल यूज करेंगे, इक्वल टू 1 और n इक्वल्स टू 2, तो क्या रिटर्न करेंगे? बल्कि नहीं, इसमें तो अलग अलग वैल्यूज है ना। इफ n इक्वल्स टू, बल्कि आप ये भी लगा सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप ये लगा सकते हैं, अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, इट शुड नॉट बी 0। आपको इसके ऊपर चेक लगाना पड़ेगा, इट शुड नॉट बी 0। ठीक है, बल्कि आप चाहें तो यहाँ लगा भी दें एंड ग्रेटर देन 0। तो क्या रिटर्न करिए, n की वैल्यू को ही रिटर्न कर दे, रिटर्न n। आप 0 से बड़ा ले रहे हैं, यानी कि 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, और 2 तक ले रहे हैं, तो जो अगर 1 आएगा तो ये सॉरी 1 आएगा तो 1 रिटर्न कर देगा, 2 आएगा तो 2 रिटर्न कर देगा। या बल्कि क्या होगा, 0 के केस में 1 के केस में 0 और 2 के n-1 रिटर्न करवाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, अपने यहाँ से रिटर्न कर दी, चाहे तो यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं, बट यू कैन पुट द ब्रैकेट्स। ये आपने रिटर्न करवा दिया। अगर n की वैल्यू 2 है तो 1 रिटर्न हो जाएगा, अगर n की वैल्यू 1 है तो ये 0 रिटर्न कर देगा। आपके पास यही टर्म्स थे, 0 और 1, तो आपके पास फिबोनाची की सीरीज का नंबर 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, एंड दिस सीरीज इज वैलिड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। एल्स, अगर ये कंडीशन, तब तो हो ही जाएगा प्रोग्राम। इसके अलावा क्या आप रिटर्न करेंगे? पूरा ही प्रोग्राम बना, पूरा फंक्शन मैंने बना दिया, तो आप क्या रिटर्न करेंगे? टू रिटर्न fib n-1 प्लस fib n-2। या तो बेस कंडीशन होगी, आप इस वैल्यू को रिटर्न करेंगे, अगर 2 है यानी 1 और 2 है इसकी n की वैल्यू, तो आप वही नंबर्स रिटर्न कर दे रहे हैं। अगर इसके अलावा कुछ और कंडीशन होगी, देन यू विल रिटर्न fib n-1 प्लस fib n-2। आप इसको 2 बार कॉल करेंगे एंड यू विल रिटर्न। दिस इज रिकर्सिव वर्जन ऑफ द फिबोनाची फंक्शन। फंक्शन काम क्या कर रहा है? इट विल गिव यू nth टर्म ऑफ द सीरीज। ये आपको nth टर्म ऑफ द सीरीज जो है वो रिटर्न करेगा। इसके लिए मेन फंक्शन आपको बनाना है। आप मेन की स्पेसिफिकेशन चाहे तो नोट कर लिए, राइट C program to print the आपको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है, हमें टर्म्स के नंबर प्रिंट नहीं करने, यानी आप जो आउटपुट जनरेट करेंगे, आपका आउटपुट जो है वो इस तरह से आना चाहिए। सीरीज अप टू, आपने यहाँ पर जो n की वैल्यू दे रखोगी आप उसको प्रिंट कराएंगे अप टू n टर्म्स
n की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट होगा एन चाहिए n टर्म्स। अगली लाइन में आप इसे प्रिंट करिए 0 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड सो ऑन, जो भी n की वैल्यू है। अगर आपने दिया था यहाँ पर 4 टर्म्स, अगर आपने 4 टर्म्स दिए तो सिर्फ यहाँ तक आने चाहिए। अगर आपने यहाँ पर दिए 2 टर्म्स तो सिर्फ यहाँ तक आने चाहिए। अगर आपने दिए 10 टर्म्स, ठीक है, ये मैं आपको सैम्पल वैल्यूज सैम्पल डेटा बता रहा हूँ। अगर आपने 10 टर्म्स दिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपको कितना हो गया 34, तो यहाँ तक प्रिंट होकर आना चाहिए आपके पास सीरीज। अगर आप 10 टर्म्स दे रहे हैं तो हियर आर दी 10 टर्म्स, तो आप 10 टर्म्स तक सीरीज जो है वो प्रिंट करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो वी हैव कवर्ड रिकर्शन ऑल्सो। आप लोग जो है वो अगले टर्न पर वाइवा के लिए तैयार रहिए, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पर विल टेक अ वाइवा। आपकी क्लास का थ्योरी का आपने ऑलरेडी दे ही दिया है, आपको अलग से कोई ऐसी तैयारी भी नहीं करनी है। उसमें सिलेबस आपका जो है वो समझिए यहीं तक पूछा जाएगा, रिकर्शन तक, ठीक है। इसमें क्यूज और ट्रीज और जो है ट्री ट्रेवर्सल वो इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। सर ये लैब का वाइवा होगा? हाँ, लैब का वाइवा होगा, ठीक है। और ये प्रोग्राम जो है वो आप बनाइए, ये आपका प्रोग्राम मैं उसमें क्लासरूम में अलग से पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन प्रोग्राम यही रहेगा, इसको आपको बनाना है, इसके भी अपने अलग मार्क्स होंगे, ठीक है। तो आप इतना काम करिए और अगले वेडनेसडे में या उससे आगे पीछे 1-2 दिन हम वाइवा जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। मैं और जो दूसरे टीचर्स हैं सब जो है वो उसको लेंगे वाइवा को। किसी कोई प्रॉब्लम बताइए? अभी तक आपने जो पढ़ लिया उसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, कोई चीज़ आप एक्स्ट्रा पूछना चाह रहे हो? नो इश्यूज, ओके। लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क करी दी मेरे ख्याल से, सभी ने कर दी, कोई छूटा तो नहीं? अगर नहीं करी तो मार्क कर दिए, और मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया तो मैं इसे अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। तो यू मे डिस्कनेक्ट नाउ, दिस इज एंड ऑफ अवर टुडेज लेक्चर। लेकिन अपनी अटेंडेंस मार्क करके डिस्कनेक्ट करिए।